नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 3 हिंदी की बुक वीरा का पाठ नंबर 1 प्राकृतिक पर्व फूलदेही। पहले दोस्तों हम लोग इस पाठ को समझेंगे और उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम लोग इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूलदेही पर्व के लिए जाएगी। देखिए, ये जो हमारा पाठ है, ये जो हमारा चैप्टर है, इसके अंदर एक त्योहार है जिसका नाम है फूलदेही। ये जो त्योहार है फूलदेही, ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो त्योहार है फूलदेही, इसके ऊपर ये मेरा पूरा पाठ दिया हुआ है। और वही इस पाठ के अंदर बोल रहा है कि भाई एक बच्ची है जिसका नाम है जानकी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि कल फूलदेही है और वो अपने दोस्तों के साथ में फूलदेही पर्व मनाने के लिए जाएगी। अगले दिन उसकी ईजा माँ ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। अगले दिन यानी कि जब ये फूलदेही त्योहार का जो दिन आता है, उस दिन इनकी जो माँ है, उत्तराखंड में माँ को ईजा कहते हैं, इनकी जो माँ है यानी कि इनकी जो ईजा हैं, उन्होंने इनको सुबह सुबह उठा दिया है। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वहाँ निकल गई। जो बच्ची है वो सुबह उठ के नहाती धोती है और इसके पास में एक बहुत ही छोटी सी डलिया है जिसमें वो फूल रखेगी और उसको लेकर वो चली जाती है। कहाँ पे? फूल चुनने। फूल चुनने का मतलब होता है फूल तोड़ने, यानी कि फूल लेने के लिए। बच्ची कहाँ जा रही है? फूल लेने के लिए जा रही है। आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। आंगन में पहुंचते ही उसने किसको बुलाया है? अपने दोस्तों को पुकारा। दोस्तों के नाम क्या है? हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद, मनोज। ये सब कौन है? इसके दोस्त हैं। सब हाथ में छोटी छोटी डलियां लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। और सभी मित्र जो हैं उन सभी ने अपने हाथ में क्या ले रखी है? छोटी छोटी सी डलियां ले रखी है और उसको लेकर सभी लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं। फूलदेही उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। जो फूलदेही है ये कहाँ का? ये उत्तराखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध का मतलब होता है मशहूर। ये उत्तराखंड का एक बहुत ही मशहूर त्योहार है। यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है। और इस त्योहार को कौन मनाता है? इस त्योहार को मनाते हैं बच्चे। जैसे चिल्ड्रंस डे के बारे में आपने सुना कि नहीं सुना है? चिल्ड्रंस डे को कौन मनाते हैं? बच्चे मनाते हैं। वैसे ये त्योहार भी बच्चे मनाते हैं, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। इसलिए इसको बाल पर्व, बाल का मतलब क्या होता है? बाल का मतलब होता है बच्चे, बालक। ठीक है, छोटे बच्चे, उनको बाल कहते हैं। तो इसीलिए इसको बाल पर्व भी कहते हैं। क्यों इसको बाल पर्व कह रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा त्योहार है जो कि बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसीलिए उसको बच्चों का त्योहार यानी कि बाल पर्व भी कहा जाता है। यह चैत्र मास के संक्रांति के दिन मनाया जाता है। देखो, जिन लोगों को हिंदी में महीनों को क्या कहते हैं उनकी जानकारी नहीं है, उनको थोड़ी कन्फ्यूजन हुई होगी इस लाइन में। ये जो शब्द आया है चैत्र, ये क्या है? हमारे हिंदू जो कैलेंडर होते हैं ना, उसमें हिंदी में लिखे होते हैं हमारे महीने। ठीक, उसका जो पहला महीना है वो मेरा चैत्र होता है। जैसे इंग्लिश में पहले महीने को क्या बोलते हैं? जनवरी। वैसे हिंदी में जो हमारा पहला महीना है वो कहलाता है चैत्र। क्या बोलते हैं? चैत्र। तो यही कह रहे हैं कि ये जो त्योहार है ये चैत्र महीने की संक्रांति को मनाया जाता है। चैत्र माह हिंदू नव वर्ष का पहला महीना होता है। जो चैत्र माह है यानी कि जो चैत्र महीना है, ये हिंदू जो नव वर्ष है, मतलब हिंदुओं का जो नया साल शुरू होता है, उसका पहला महीना होता है। फूलदेही वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। और इसको कब मनाते हैं? इसको मनाते हैं वसंत ऋतु। ठीक है ना। देखो, जो फूलदेही है ये हमारी वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, यानी कि उस समय मनाया जाता है जब हमारी वसंत ऋतु शुरू होती है। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। चैत्र का महीना आते ही यानी कि जब वसंत शुरू होती है, वसंत का मौसम आते ही जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उनकी बर्फ पिघलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मी बढ़ने लगती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। अब भाई
वसंत का मौसम आने का मतलब क्या है कि तापमान बढ़ रहा है, यानी कि गर्मी बढ़ रही है, तो ठंडी अपने आप क्या होगी, घट जाएगी। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। देखो उत्तराखंड में क्या होता है, ठंडी के मौसम में पता है सब बर्फ जमी रहती है, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है जो बर्फ है ये पिघल जाती है और उत्तराखंड की जो घाटियां हैं वहां पे बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आ जाते हैं। जानकी और उसके मित्रों ने बुरांस, फयोली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डालियों में इकट्ठे कर लिए। ये जो बच्चे हैं जानकी और उसके दोस्त, इन्होंने बुरांस, ये एक फूल का नाम है, ठीक, बुरांस और फयोली ये क्या है, फूल का नाम है। ये जड़ी बूटियां भी होती हैं, इनका इस्तेमाल दवाइयों में भी होता है, ठीक है। इन बच्चों ने क्या किया, इन दो फूल और इनके अलावा कई और प्रकार के फूलों को अपनी डालियों में डाल लिया, अपनी डलियों में डाल लिया। अब यह टोली, जिसे फुलारी कहा जाता है, हर घर के मुख्य द्वार की दहली पर रुकती, अक्षत और फूल डालती और गाती जाती। अब ये जो बच्चों की टोली है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फुलारी। फुलारी किनको कहते हैं, फुलारी बच्चों की उस टोली को कहते हैं जो कि ये जो हमारा त्यौहार है फूलदेही, इसके लिए घर घर जाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों की टोली जो कि फूलदेही त्यौहार के लिए लोगों के घर घर जाती है उसको फुलारी कहते हैं। तो यही जो फुलारी है ये अब क्या करेगी, दूसरे लोगों के घर जाएगी, उनके दरवाजे पे जाएगी। दहलीज का मतलब होता है दरवाजा, दरवाजे की बाहर की जगह, ठीक। दहलीज पर जाके रुकेगी और फूल डालकर क्या करेगी, गाना गाएगी। फूल देई क्षमा देई द्रेणी द्वार भर भकार, ये देली के बारंबार नमस्कार फूले द्वार। इसका अर्थ है आपकी दहली फूलों से भरी रहे। दहली, दहली इसको बोलते हैं, जो दहलीज होती है यानी कि जो घर के दरवाजे की बाहर की जगह होती है उसको दहली कहते हैं। तो ये कह रहे कि आपकी जो दहली है वो फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, आप सभी का जीवन कैसा हो, मंगलकारी हो यानी कि अच्छा हो। सबको क्षमा प्रदान करें, अगर किसी कोई भूल चूक हुई हो तो उसको क्षमा कर दें, मन में कोई द्वेष ना रखें, सबकी रक्षा करें, सब सकुशल रहें, किसी को नुकसान ना पहुंचे, सब सुरक्षित रहें। दहली और घर में समृद्धि बनी रहे, घर की दहली यानी घर के दरवाजे पे और घर के अंदर समृद्धि, सुख समृद्धि बनी रहे। सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहें और सबके घरों में अन्न के भंडार यानी कि खाने की कमी ना हो, ठीक। ऊपर जो हमने गाना पढ़ा था ये उसका अर्थ है पूरे का। सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है। अच्छा, सभी जो घर हैं, मतलब जितने भी जो भी लोग जितने भी रहते थे गांव मोहल्ले जितने में, वो लोग क्या करते हैं, फुलारी के आने की तैयारी करते हैं। कैसे करते हैं, घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके दहली पर गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। क्या कह रहे हैं कि भाई घर को पहले तो अच्छे से साफ करते हैं और उसके बाद गोबर और मिट्टी से क्या करते हैं, अपने घर की दहलीज को यानी घर के बाहर अच्छे से लीप देते हैं। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। जब ये जो फुलारी है ये सबके घर में गाना गाकर आशीर्वाद उनको देते हैं तो उसके बदले जो घर के लोग हैं वो क्या करते हैं, इनको चावल देते हैं, गुड़ देते हैं, साथ ही में पैसे तोहफे के रूप में देते हैं। जानकी और सभी मित्र दिन भर दहली पूजकर बहुत थक गए थे पर वे बहुत प्रसन्न थे। जानकी और उसके जो दोस्त हैं वो दिन भर सबकी दहली यानी दिन भर सबके घर के बाहर जाकर पूजा कर करके बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो लोग बहुत खुश थे। इस तरह फूलदेही का त्यौहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। इस तरीके से ये जो फूलदेही का त्यौहार होता है ये उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिन से लेकर महीने भर तक चलता है। मतलब ये जो त्यौहार है ये 8 दिन, महीने भर, खूब लंबे दिनों तक चलता रहता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। और बच्चे जो चावल और गुड़ बच्चों को मिलता है, जो बच्चे इकट्ठा करके लाते हैं, उससे उनके लिए क्या बनता है, हलवा बनता है, साई बनती है, पापड़ी बनती है, कई सारे व्यंजन बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है
और जो व्यंजन बनाए जाते हैं उनको बनाने के लिए जो घी तेल लगेगा, वो जो जमा किए हुए पैसे हैं, मतलब भेंट के रूप में जो लोग इनको पैसे देते हैं, उन्हीं पैसों से खरीदा जाता है। व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं, और जो व्यंजन तैयार होता है उसको सब बच्चे एक साथ मिलकर खाते हैं। फूलदेही बच्चों को प्राकृतिक प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। जो फूलदेही है ये बच्चों को प्रकृति से प्यार करना, साथ ही में समाज में अच्छी भावना फैलाना, ये सब बचपन से ही सिखाती है। यह त्योहार लोकगीत, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है, और इस त्योहार से बच्चों को उनके लोकगीत, मान्यता और उनकी जो परंपरा है उससे जुड़ने का बहुत ही अच्छा मौका बच्चों को मिलता है। लोकगीत किसको कहते हैं? देखिए, आप मान लो किसी क्षेत्र में रह रहे हो तो उस क्षेत्र के जो गाने होते हैं उनको हम लोग लोकगीत कहेंगे। ठीक। मान्यता का मतलब होता है कि भाई ऐसी विचारधारा या फिर ऐसे कह सकते हो ख्याल जो कि हमारे पुराने समय से माने जाते हैं। ठीक है। जैसे कि कई जगहों पर अलग अलग हमारी मान्यताएं होती हैं। जैसे कि कईयों पे आपने सुना होगा कि भाई घर से बाहर मतलब घर के अंदर आने से पहले हाथ पैर धो, तो ये सब क्या होती है? ये सब मान्यताएं होती हैं। परंपराएं मतलब जो रीति रिवाज हमारे पुराने समय से चले आ रहे हैं उनको कहते हैं। ठीक है। यह प्राकृतिक तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है, और ये जो त्यौहार है फूलदेही, ये प्रकृति और संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। तो बच्चों, ये हो गया पूरा पाठ। अब चलिए इसकी एक छोटी सी समरी देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तो देखिए, पाठ हमारा बहुत ही सरल सा है। इसमें एक पर्व है, एक त्यौहार है जिसका नाम है फूलदेही, उसकी चर्चा की गई है। ये जो पर्व है ये हमारा कहाँ पे मनाया जाता है? उत्तराखंड के इलाकों में ये मनाया जाता है। ये वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस पाठ के अंदर कुछ बच्चे हैं, उनकी कहानी दी हुई है कि ये जो बच्चे हैं ये किस प्रकार से फूलदेही के त्यौहार वाले दिन सुबह उठ के नहा धोकर अपने हाथ में छोटी छोटी डलियाँ लेके चले जाते हैं फूलों को चुनने के लिए। फूल को चुनते हैं और चुनने के बाद में लोगों की घरों की दहलीज पे जाकर गाना गाते हैं। कौन सा गाना? ये वाला, फूलदेही क्षमादेही दृढ़ द्वार भर भकार, ए देली कोम बारंबार नमस्कार फूल द्वार। ठीक, ये वाला गाना गाते हैं। और जो जिस भी घर के बाहर ये ऐसे गाना गा के पूजा करते हैं, उस घर के लोग इनको चावल गुड़ साथ ही में कुछ पैसे भेंट के रूप में देते हैं। ठीक है। और जो भी इनको चावल गुड़ मिलता है उससे बच्चों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं, और उस व्यंजन को बनाने के लिए जो भी घी तेल लगता है उसका खर्चा उन्हीं पैसों से किया जाता है जो कि इनको भेंट में मिलता है। फिर सभी बच्चे साथ में बैठ के इन व्यंजनों को खाते हैं। ठीक है। तो ये हमारी पूरी समरी है। अच्छा, थोड़े से और पॉइंट इसमें आप लोग ध्यान दे लो कि ये जो त्यौहार है, ये जो हिंदू हमारा कैलेंडर होता है उसकी जो पहला महीना है चैत्र, उसमें मनाया जाता है। और ये एक तरीके से वसंत ऋतु जो होती है उसकी शुरुआत कही जाती है। ठीक है। और साथ ही में जो फूलदेही है इसको बाल पर्व भी कहते हैं, क्योंकि ये बच्चों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है बच्चों। चलिए, और तो इसमें कोई पॉइंट है नहीं। चलिए अब हम लोग उसके प्रश्न उत्तर लगा लेते हैं। तो बातचीत के लिए प्रश्न नंबर 1, त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? तो बताइए, त्योहार को क्यों मनाया जाता है? तो त्योहार को हम क्यों मनाते हैं? त्योहार मनाए जाते हैं क्योंकि ये खुशी, संपन्न और सामाजिक एकता का अवसर प्रदान करते हैं। वे हमें संबंधों को मजबूत करने और जीवन में रंग भरने का मौका देते हैं। त्योहार क्यों मनाते हैं? त्योहार मनाते हैं खुशी के लिए। ठीक है, ताकि हमको खुशी मिले। ठीक है, ताकि हमारा जो जीवन है वो संपन्न हो। ठीक, साथ ही में हमको एकता का मौका मिले। त्योहार होता है सब लोग एक साथ आके सेलिब्रेट करते कि नहीं करते? करते हैं ना। तो त्योहार जो होते हैं वो हमको एक आने का भी मौका देते हैं। ठीक है, इससे हमारे जो संबंध हैं, हमारे जो रिश्ते हैं वो मजबूत होते हैं और हमारे जीवन में रंग भर जाते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 2, आपका प्रिय त्यौहार कौन सा है? तो बताइए आपका मनपसंद त्यौहार कौन सा है? भाई मेरा तो मनपसंद जो त्यौहार है वो है होली, दिवाली, ये सब। प्रश्न नंबर 3, आप अपना प्रिय त्यौहार कैसे मनाते हो? आपका जो प्रिय यानी कि मनपसंद त्यौहार है वो आप लोग कैसे मनाते हो? बताओ कैसे मनाते हो आप लोग? दिवाली अगर मनपसंद है तो पटाखे जलाते होगे, मिठाइयाँ खाते होगे, माता लक्ष्मी की पूजा करते होगे, माता लक्ष्मी गणेश जी की। ठीक है। होली अगर मनपसंद होगा तो भैया सुबह उठ के सबको रंग लगाते होगे, है कि नहीं? यही सब करते होगे। प्रश्न नंबर 4,
वसंत ऋतुओं के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्यौहार कौन कौन से हैं। मतलब जब वसंत ऋतु आती है, वसंत ऋतु की शुरुआत होती है, तो इस समय भारत में कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। आपको उनमें से कुछ के बारे में बताना होगा। तो ये मैंने कुछ लिख दिए हैं, जैसे वसंत पंचमी, होली, बैसाखी, ये सब वसंत ऋतु के शुरुआत में मनाए जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को ईजा कहकर पुकारते हैं। आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं। देखिए उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ पे माँ को क्या बोलते हैं, ईजा बोलते हैं। आपको बताना है कि आपके क्षेत्र में माँ को क्या बोला जाता है। कई जगहों पे आई बोलते हैं, कई जगहों पे अम्मा बोलते हैं, कहीं पे माँ हो गया, कहीं पे मम्मी हो गया। अलग अलग शब्द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं माँ को बुलाने के लिए, माँ को पुकारने के लिए। तो आप लोग बताइए आप लोग कौन शब्द का इस्तेमाल करते हो। सोचिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, फुलारी किसे कहते हैं। तो भाई फुलारी किसको कहते थे, फुलारी कहते हैं हम किसको, बच्चों की उस टोली को जो कि घर घर के बाहर जाकर क्या करती है, पूजा करती है। ठीक, फुलारी फूल लेकर घर घर जाने वाली टोली को कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है। इसमें ये कह रहे कि जो फुलारी मतलब जब ये लोग पूजा करते हैं तो इनको जो चावल और गुड़ मिलता है बच्चों को, उससे क्या क्या बनता है। तो भाई हमने पाठ में पढ़ा है उससे क्या बनता है, उससे हलवा हो गया, पापड़ी हो गई, ये सब चीज़ें बनती हैं। ठीक, तो फुलारी में मिले चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। ये हो गया इसका उत्तर। अगला है प्रश्न नंबर 3, फूलदेही को बाल पर्व क्यों कहा जाता है। जो फूलदेही है उसको बाल पर्व यानी बच्चों का त्यौहार क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई फूलदेही को कौन मनाता है, बच्चे मनाते हैं। फूलदेही को बाल पर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पर्व बच्चों द्वारा मनाया जाता है। ये हो गया इसका उत्तर। अगला है प्रश्न नंबर 4, क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है फूलदेही पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है। मतलब ये जो फूलदेही पर्व है, जो त्योहार है, ये बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है। तो इसका उत्तर होगा फूलदेही पर्व बच्चों को प्रकृति से जोड़ता है क्योंकि यह त्योहार उन्हें प्रकृति के सौंदर्य और महत्व को समझने का मौका देता है। इससे उन्हें प्रकृति के साथ संवाद का अवसर मिलता है और उनको पर्यावरण में सहयोगी बनने का एहसास होता है। ठीक है, चलिए भाषा की बात। तुम कौन हो, तुम्हारे साथ कौन कौन है। देखिए यहाँ पे एक ये व्यक्ति है जो कि कुछ सवाल पूछा बच्चों से कि तुम कौन हो, तुम्हारे साथ कौन कौन है। तो बच्ची जवाब दे रही कि मेरा नाम मतलब मैं पूजा हूँ और मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, मयंक और निखिल हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त अंजलि, मयंक और निखिल हैं। ऊपर दिए गए चित्र में शिक्षक पूजा से प्रश्न पूछ रहे हैं। मतलब ऊपर जो चित्र दिया है उसमें जो शिक्षक हैं यानी कि जो टीचर हैं वो पूजा से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। पूजा उत्तर देते हुए अपने और अपने मित्रों के बारे में बता रही है और जो पूजा है वो जवाब देते हुए किसके बारे में बता रही है, अपने बारे में और अपने दोस्तों के बारे में। इन दोनों उदाहरणों में पूर्व विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इन दोनों ही वाक्यों में हमें पूर्ण विराम इसको कहते हैं। ये तब लगता है जब मेरा कोई वाक्य खत्म हो जाता है। अल्प विराम ये दो कंडीशन में लगाया जाता है। पहली तो ये होती है इसकी परिस्थिति कि कहीं पे अगर आपने अल्प विराम लगा दिया तो आपको पढ़ते समय उस जगह पे थोड़ा सा रुक के आगे पढ़ना है। मतलब थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद आगे से पढ़ो। और अल्प विराम दूसरा तब लगाते हैं जब हम कई सारी एक जैसी चीज़ों के नाम को लिखते हैं तो अल्प विराम से एक तरीके से हमको अलग अलग दर्शाते हैं। और प्रश्नवाचक चिन्ह तब लगाया जाता है जब हम प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों में इन विराम चिन्हों का उपयोग करके वाक्य ठीक कीजिए। क्या कह रहे हैं कि भाई नीचे मेरे वाक्य दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, इन चिन्हों का इस्तेमाल करना है और वाक्यों को सही करना। तो चलो करते हैं। गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है। वह अपने मित्र, देखो यहाँ पे ना जब हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे कि गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, तो इसलिए यहाँ पे लगा दो अल्प विराम, ऐसे कॉमा। गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है। वह अपने मित्र गौरव, दीपक, ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है। अब यहाँ पे देखो वाक्य मेरा खत्म हो गया है तो लगेगा पूर्ण विराम। क्या आपको भी फल खाना पसंद है। और अब ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्या आपको भी फल खाना पसंद है। अब क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं तो यहाँ आएगा प्रश्नवाचक।
ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, समझ गए ना। अल्प विराम कहाँ लगता है, पूर्ण विराम कहाँ लगता है और प्रश्नवाचक कहाँ लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह वहां लगाते हैं जहां पे कोई सवाल पूछते हैं, अल्प विराम वहां लगाते हैं जहां पे हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, या फिर एक ही प्रकार के कई सारे नाम होते हैं उनके बीच में अल्प विराम को लगाया जाता है ताकि उन नामों को अलग अलग दर्शाया जा सके। और साथ ही में जो हमारा पूर्ण विराम है ये तब लगता है जब हमारा कोई वाक्य खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए पता कीजिए। प्रश्न नंबर 1, फूलदेही वसंत ऋतु मार्च अप्रैल में मनाए जाने वाला त्योहार है। ऐसे ही शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर और हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में मनाए जाने वाले त्योहारों की जानकारी खोजिए और लिखिए। क्या कह रहा है कि भाई जो फूलदेही है ये हमारा वसंत ऋतु यानी कि मार्च अप्रैल महीने के बीच में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऐसे ही आपको ऐसे त्योहारों का नाम पता करना होगा जो कि सितंबर अक्टूबर और नवंबर दिसंबर के बीच में मनाए जाते हैं। तो ऐसे कई सारे त्यौहार होते हैं जैसे कि गुरु पर्व हो गया, दिवाली हो गया और दशहरा। अच्छा, दशहरा तो लिखा है इन्होंने, दशहरा इन्होंने लिख रखा है। और भी कई सारे जैसे कि दुर्गा पूजा हो गया, कई सारे हैं। ठीक, तो देखो मैंने इसमें सारे भर दिए हैं, बस एक मैंने खाली छोड़ा है। मैं चाहता हूं ये आप खुद से इसमें करके कुछ लिखो। ठीक है, ढूंढ करके आप खुद से लिखो। चलिए प्रश्न नंबर 2, आपके विद्यालय में मिलने वाले अवकाशों की जानकारी प्राप्त कीजिए और ऋतुओं के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। क्या कह रहा है ये प्रश्न? ये प्रश्न ये कह रहा है कि आपके स्कूल में जो आपको अवकाश का मतलब होता है छुट्टियां, यानी कि आपके स्कूल में जो आपको छुट्टियां मिलती हैं आपको उनकी जानकारी को इकट्ठा करना है और नीचे की जो तालिका दी हुई है यानी नीचे जो मेरी टेबल दी हुई है उसमें आपको भरना होगा। जैसे कि पहले क्या दिया है, पहला है ग्रीष्मकालीन अवकाश। ग्रीष्मकालीन अवकाश ये हम लोग किसको कहते हैं? गर्मियों की छुट्टियों को कहते हैं। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश का मतलब होता है गर्मियों की छुट्टियां। और आपको पता है गर्मियों की छुट्टियां बहुत लंबी होती हैं, हमारे एक एक डेढ़ महीने तक चलती हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो ये आपकी मई में शुरू हो जाएगी और जून तक पूरा रहेगी। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो। कितने दिन तक होती है? तो ये हमारी तकरीबन 45 दिन तक की होती है। चलो सर्दकालीन अवकाश। अब सर्दकालीन अवकाश आया है। देखिए सर्दकालीन अवकाश वैसे तो स्कूलों के अंदर दिया नहीं जाता है। सर्दकालीन हम किसको कहते हैं? जो ऑटम हमारा सीजन होता है यानी जो पतझड़ का मौसम होता है उसको कहते हैं। और पतझड़ के मौसम में कोई भी छुट्टियां नहीं मिलती हैं, तो इसको आप चाहो तो काट सकते हो। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर स्कूलों में जहां तक मेरी जानकारी है सर्दकालीन का अवकाश नहीं मिलता है। चलो शीतकालीन अवकाश यानी ठंडियों की छुट्टियां। तो ठंडियों की छुट्टियां हमारी दिसंबर के आखिरी में शुरू होती हैं और जनवरी के शुरुआत के एक हफ्ते तक चलती है। ठीक है, तो शीतकालीन यानी ठंडी की छुट्टियां वो ऐसी चलती हैं और ठंडी की हमारी छुट्टियां कम होती हैं, तकरीबन 2 हफ्तों तक ये होती हैं। यानी कि इसमें आप 14 दिन 15 दिन ऐसे लिख सकते हो। चलिए आइए अपना घर सजाएं। प्रश्न नंबर 3, फूलदेही के दिन घरों को स्वच्छ करके मुख्य द्वार की दहली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। आप अपने घरों को त्योहारों के लिए सजाने हेतु किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं? क्या कह रहा है ये प्रश्न? ये प्रश्न ये कह रहा है कि भाई फूलदेही का जब दिन आता है तो घरों को बढ़िया से साफ करते हैं। जो घर के बाहर की दहली है यानी कि दरवाजे की बाहर की जो जमीन है उसको गोबर और मिट्टी से अच्छे से लीपा जाता है। आपके घर में जब कोई त्यौहार होता है तो आप लोग अपने घर को कैसे सजाते हो, कैसे साफ करते हो? ठीक है, तो भाई देखो दिवाली होती है तो दिए जलाए जाते हैं, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, कई लोग क्या बोलते हैं उसको झालर लगाते हैं, है कि नहीं। होली होती है तो साफ सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं, ये सब किया जाता है। ठीक, ऐसे ही आपको इसके जवाब देने हैं। कोई भी त्यौहार के बारे में आप इसमें लिख सकते हो, जो ही नहीं होली दिवाली के बारे में लिखो, किसी के भी बारे में चलेगा इसमें। चलिए मेरी कलाकारी। प्रश्न नंबर 1, फूल, आम और अशोक के पत्तों से या अन्य किसी भी वस्तु के उपयोग से सुंदर तोरण बनाइए। देखो आपको ये क्या कह रहा है, आपको ये तोरण बनाने के लिए कह रहा है। तोरण किसको कहते हैं? दशहरे में गए हो? देखो दशहरे में आप लोग गए होगे, दशहरे में कभी ऊपर देखोगे दशहरे के मेले में तो आपको नजर आएगी कि भाई ऐसे डोरी गई है और उस पर ट्रायंगुलर शेप की क्या है, ऐसे झंडे टाइप के लटके हुए हैं, पताकाएं। ठीक है, हमारी त्रिभुज आकार की सी पताकाएं लटकी हुई हैं, इसी को हम लोग तोरण बोलते हैं। ठीक है, तोरण क्या होती है? यही होती है। मतलब तोरण और कुछ नहीं, जो चीजें सजावट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि लटकाई जाती हैं, वो हमारी तोरण होती हैं। ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई आम अशोक के पत्तों से ये आप देख सकते हो सुंदर सुंदर तोरण बनाए हैं। आप भी किसी और चीज की मदद से ऐसे तोरण चाहो तो बना सकते हो।
कल्पना कीजिए। प्रश्न नंबर 1, मधुरानी एक दिन उद्यान में गई। वहाँ बहुत प्रसन्न थी। वहाँ उसे मिली सूरजमुखी बहन और सूरज मामा। सोचकर लिखिए वे तीनों आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे। तो भाई इसमें कल्पना करने के लिए कहा गया है। इसमें कह रहे हैं कि मधुरानी यानी कि एक बार की बात है, मधुमक्खी जो है वो जाती है बगीचे में, बहुत ही खुश होती है। वहाँ पे उसकी मुलाकात सूरजमुखी से और सूरज से होती है। सोचो तीनों के बीच में क्या बात हुई होगी। तो हो सकता है जो मधुमक्खी उसने पहले ऐसे बोला हो, और बताइए कैसा है आप सभी का हालचाल। तो सूरज जवाब दे रहा हो कि मेरा तो बढ़िया है, और ऐसी सूरजमुखी बोल रही होगी कि हाँ मेरी भी तबीयत अच्छी है। इस तरीके से कुछ बातचीत हो रही होगी। ठीक है, फिलहाल आप अपने से इसको कुछ कर सकते हो। आइए जाने। बुरांस के फूल लाल रंग के होते हैं जो गर्मियों के मौसम में आते हैं। यह देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इनका उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। यह हिमालयी राज्यों में बड़ी संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष है। तो यहाँ पे बुरांस के बारे में थोड़ी जानकारी दी हुई है। जो बुरांस है इसके जो फूल हैं वो हमारे लाल रंग के होते हैं और ये गर्मियों के मौसम में आते हैं। दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं और इनका इस्तेमाल औषधियों में, दवाइयों में होता है। ठीक है, और ये हिमालयी राज्यों यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में उगते हैं। फयोली के फूल वसंत के आगमन की सूचना देते हैं। पीले रंग के होने के कारण इनका नाम फयोली रखा गया है। ये पहाड़ों की सुंदरता के प्रतीक हैं। ये भी औषधि गुणों से भरपूर होते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई जो फयोली है ये हमारा वसंत का जो मौसम होता है उसकी शुरुआत में ये मेरे खिलते हैं, मतलब ये मेरे निकलते हैं। ठीक है, और ये पीले रंग के होते हैं इसलिए इनको फयोली बोलते हैं। ये पहाड़ों पर लगते हैं और दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं और इनका भी इस्तेमाल औषधियों में यानी कि दवाइयों में किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये तो हमारा पूरा पाठ हो गया। उम्मीद है आपको ये पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।